पिछले 25 सालों में एक भी साल ऐसा नहीं बीता जब सेइका मियाजावा अपने बेटे के घर न गई हो। वो आज भी वहाँ पहुँचती हैं और बाहर से उस खामोश घर को देखते हुए उस मनहूस दिन को याद करती हैं, जिसने उनके हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। आज से 25 साल पहले उस घर की दीवारों के भीतर जो कुछ भी हुआ, उसने न सिर्फ मियाजावा परिवार को तबाह किया बल्कि पूरे जापान की रूह कंपा दी थी। ये मामला जापान के इतिहास के सबसे खौफनाक और रहस्यमयी किस्सों में दर्ज हो गया। हैरानी की बात तो ये है कि 2.5 दशक बीत जाने के बाद भी ये डार्क मिस्ट्री आज भी एक पहेली बनी हुई है। पुलिस को 13,000 से ज्यादा गुमनाम सुराग मिले, लाखों पोस्टर्स लगाए गए और करीब 2.5 लाख जासूसों ने दिन रात एक कर दिए। हजारों सबूत सामने होने के बावजूद कातिल का साया आज तक कानून की पकड़ से दूर है। सालों का इंतजार बीत गया, लेकिन उन मासूमों को आज भी इंसाफ नहीं मिला। यह है मियाजावा परिवार की वो अनसुलझी दास्तान जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं सका। 30 दिसंबर साल 2000, जब पूरी दुनिया एक नए साल और एक नई सदी के स्वागत का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अगर आप जापान के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ न्यू ईयर ईव उनके कल्चर और परंपराओं का कितना बड़ा हिस्सा है। यही वजह है कि जापानी परिवार कई दिन पहले से ही नए साल की तैयारियों में जुट जाते हैं। वहाँ नया साल पूरे 3 दिनों तक मनाया जाता है। एक आम जापानी परिवार की तरह टोक्यो के सेतागाया में रहने वाला मियाजावा परिवार भी उस शाम नए साल की शॉपिंग के लिए निकला था। 44 साल के मिकियो मियाजावा और 41 साल की यासुको मियाजावा के लिए यह एक बहुत ही खास और दुर्लभ पल था। अक्सर अपने काम में बेहद व्यस्त रहने वाले मिकियो और यासुको के पास अपने दोनों बच्चों 8 साल की नीना और 6 साल के रेई के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था। ज्यादातर वक्त ये दोनों बच्चे अपनी नानी की जिम्मेदारी बनकर रह जाते थे, लेकिन उउस शाम पूरा परिवार एक साथ था, खुश था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये उनकी आखिरी खुशहाल शाम होने वाली है। उस दिन आखिरकार उन्हें एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिला था। शॉपिंग खत्म करने के बाद मियाजावा परिवार अपने घर लौट आया। दिन भर नए साल की तैयारियों की भागदौड़ के बाद हर कोई बुरी तरह थक चुका था। डिनर के बाद किसी का कोई और प्लान नहीं था, इसलिए सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए, सिवाय मिकियो के, क्योंकि उन्हें अपना कुछ काम निपटाना था। घर के सबसे ऊपरी हिस्से यानी एटिक में मिकियो की पत्नी यासुको अपनी बेटी नीना के साथ सो रही थी। वहीं उनका छोटा बेटा रेई, जो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था, घर की बीच वाली मंजिल पर अपने कमरे में अकेला सो रहा था। मिकियो घर की पहली मंजिल पर कंप्यूटर के सामने बैठकर अपने काम में डूबे हुए थे। तभी रात के ठीक 11 बजे मिकियो को ऊपर से कुछ आहट सुनाई दी। जैसे ही वो देखने के लिए मुड़े, सीढ़ियों पर उनका सामना एक अनजान शख्स से हुआ। इससे पहले कि मिकियो कुछ समझ पाते, उस साये ने उन पर हमला कर दिया और मिकियो की वहीं मौत हो गई। खूनी यही नहीं रुका, वो सीधा ऊपर उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां यासुको और नन्ही नीना सो रही थी। वहां पहुंचते ही उसने उन पर भी हमला बोल दिया। यासुको ने अपनी जान पर खेलकर अपनी बेटी को बचाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन कातिल के सर पर खून सवार था। उसने दोबारा हमला किया और यासुको ने दम तोड़ दिया। मासूम नीना ने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देखा। शायद उसे एहसास हो गया था कि अब उसका क्या हश्र होने वाला है, और कुछ ही पलों में उसकी चीखें भी हमेशा के लिए खामोश कर दी गईं। पूरी रात बीत गई, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई कि मियाजावा परिवार के उस घर में क्या कयामत गुजरी है। सच तो अगले दिन सामने आना था। सुबह करीब 10 बजे जब यासुको की माँ हारुको ने महसूस किया कि उनकी बेटी के घर से कोई हलचल नहीं हो रही है, तो उन्होंने कई बार लैंडलाइन पर फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ सन्नाटा था। कोई फोन उठाने वाला बचा ही नहीं था। हारुको को ये सब कुछ असामान्य लगा और वो सीधे उनके घर पहुंच गईं। लेकिन वहां भी बार बार डोरबेल बजाने के बाद जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो उन्होंने घर की एक्स्ट्रा चाबी स्पेयर की का इस्तेमाल किया और घर के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही उन्होंने कदम अंदर रखा, उन्हें एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई, ऐसी चुप्पी जैसे घर में कोई रूह तक न बसी हो। उन्होंने देखा कि लिविंग रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा था, जैसे वहां कोई तूफान आया हो। लेकिन जैसे ही उनकी नजर सीढ़ियों के पास खून से लथपथ मिकियो की लाश पर पड़ी, उनके पैर वहीं जम गए। मिकियो की हालत देखकर हारुको की सांसें अटक गईं। वो चीखना चाहती थीं, पर गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उन्हें यासुको, नीना और रेई का ख्याल आया। उनका दिल बुरी तरह बैठा जा रहा था और मन कह रहा था कि यहीं रुक जाओ, पर ममता और फिक्र उन्हें ऊपर की मंजिल की तरफ खींच ले गई। वहां पहुंचते ही हारुको का सामना उस खौफनाक मंजर से हुआ जिसने उनके सबसे बुरे सपने को सच कर दिया। ऊपर उन्होंने देखा कि यासुको और नीना एक दूसरे के पास मृत पड़ी थी। साफ दिख रहा था कि आखिरी पलों में भी यासुको ने अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश की थी। वो उनकी ममता का आखिरी बलिदान था। अब उस परिवार का सिर्फ एक बच्चा बचा था। री के कमरे की तरफ बढ़ते हुए हारुको के कदम भारी हो रहे थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, रेई अपने बिस्तर पर ही था। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगा। शरीर पर न कोई जख्म, न ही खून का एक भी कतरा। लेकिन जब हारुको ने करीब जाकर देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मासूम रेई के गले पर निशान थे। ये सब देखने के बाद भी हारुको का दिमाग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके पूरे परिवार के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। वो बस यही दुआ कर रही थीं कि ये सब एक बुरा सपना हो और उनकी आंख खुल जाए।
लेकिन हारुको ने जो देखा था वो कोई सपना नहीं बल्कि जापान के इतिहास का सबसे खौफनाक क्राइम सीन था। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। जब टोक्यो जैसे बड़े शहर की पुलिस मियाजावा के घर पहुंची तो उनके चेहरे देखने लायक। अपने करियर में हजारों केस देख चुके जासूस भी मिकियो, यासुको, नीना और रेई की हालत देखकर सन्न रह गए। घर का नजारा न सिर्फ डरावना था बल्कि पुलिस के सामने कई गहरे सवाल खड़े कर रहा था। आखिर कोई किसी की इतनी बेरहमी से जान क्यों ले? जब घर की तलाशी ली गई तो पुलिस को फोर्स्ड एंट्री, जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं मिला। इसका मतलब था कि घर का कोई दरवाजा या खिड़की टूटी हुई नहीं। अब सवाल ये था कि कातिल आखिर अंदर आया कैसे? शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये लूटपाट का मामला है, लेकिन ये थ्योरी भी गलत साबित। घर के अंदर रखे गहने, क्रेडिट कार्ड्स, कैश और कीमती इलेक्ट्रॉनिक सब अपनी जगह पर सही सलामत। साफ था कि कातिल यहाँ चोरी करने नहीं बल्कि किसी खास मकसद से आया। इस मंजर ने पुलिस के दिमाग में ऐसे सवाल पैदा कर दिए थे जो यकीनन इस वक्त आपके जहन में भी आ रहे हों। इन सवालों के जवाब पाने के लिए हमें मियाजावा परिवार को थोड़ा करीब से समझना हो। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, जब यह परिवार पहली बार टोक्यो के सेतागाया इलाके में आया। साल 1990 में मियाजावा परिवार सेतागाया की कामिसोशिगा स्ट्रीट पर शिफ्ट हुआ। उस वक्त सेतागाया टोक्यो का सबसे बड़ा जिला माना जाता था और यह इलाका वहां के सबसे बड़े रिहायशी इलाकों में से एक था जहां 200 से भी ज्यादा परिवार रहते। किसी भी आम परिवार के लिए ये रहने के लिए एक परफेक्ट जगह थी। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी और टोक्यो की शोर शराबे वाली मुख्य सिटी से दूर होने की वजह से यहाँ काफी शांति और सुकून था। इस इलाके के पास ही शिनागावा नदी बहती जो यहाँ के माहौल को और भी शांत और खूबसूरत बना देती थी। मियाजावा परिवार यहाँ आकर बेहद खुश था और अपनी जिंदगी के एक नए सफर की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार था। उनका ये घर उस इलाके के बाकी घरों की तरह कोई बना बनाया या मामूली घर नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने इस आशियाने को खुद डिजाइन किया था। यासुको मियाजावा की बड़ी बहन एनआईरी, जो खुद एक डिजाइनर और आर्किटेक्ट थीं, उन्होंने ही इस घर के डिजाइन को फाइनल किया था। और यकीन मानिए, ये घर बनावट के मामले में अपने आप में काफी दिलचस्प और अनोखा था। बाहर से देखने पर यह घर काफी बड़ा और आलीशान लगता था, लेकिन असल में एक ही प्लॉट पर दो अलग अलग घर बने हुए थे जो एक दूसरे के बेहद करीब थे। एक हिस्से में मिकियो, यासुको और उनके बच्चे रहते थे, जबकि दूसरे हिस्से में यासुको की मां हारुको रहती थी। बाद में यासुको की बड़ी बहन एन भी अपने बेटे के साथ वहीं शिफ्ट हो गई थी। धीरे धीरे सब इस माहौल में ढल चुके थे। पास के मेट्रोपॉलिटन सेतागाया पार्क से आती बच्चों के खेलने की आवाजें और परिवार का एक दूसरे के यहाँ आना जाना, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मिकियो ने अपनी ग्रेजुएशन के बाद पहले अपने पिता की एडिटिंग प्रोडक्शन कंपनी में काम किया था, लेकिन इस घर में आने के बाद उन्होंने एक इंटरनेशनल कंपनी इंटरब्रांड ज्वाइन कर ली। यहाँ वो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी डिपार्टमेंट के लीडर थे और बड़ी बड़ी कंपनियों की ब्रांड इमेज बनाने में उनका बड़ा हाथ था। वहीं मिकियो की पत्नी यासुको घर पर ही रहती थी, लेकिन पढ़ाने के अपने शौक और टैलेंट की वजह से वो घर की पहली मंजिल पर एक क्रैम स्कूल चलाती थी। क्रैम स्कूल एक तरह की प्राइवेट ट्यूशन होती है जहां बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार किया जाता है। उनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी और दोनों अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगी की खुशियां तब और बढ़ गईं जब उनके दो बच्चे इस दुनिया में आए। मिकियो और यासुको की बड़ी बेटी नीना बहुत होशियार और टैलेंटेड बच्ची थी। वो अपनी क्लास में और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती थी। इसके साथ ही उसे सॉकर खेलना और बैले डांस की प्रैक्टिस करना बहुत पसंद था। वो एक ऐसी बच्ची थी जो हर माता पिता का सपना होती है। दूसरी तरफ उनका छोटा बेटा रेई अपनी बहन से काफी अलग था। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब या शायद थोड़ा अपमानजनक लग सकता है कि वो अलग था, लेकिन इसमें उस मासूम की कोई गलती नहीं थी। बचपन से ही रेई को बोलने में दिक्कत, स्पीच इम्पेयरमेंट थी और कुछ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी थे, जिसकी वजह से वो अक्सर पूरे परिवार की चिंता का विषय बना रहता था। यासुको और मिकियो ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब भी वो अपने काम में व्यस्त होते तो नानी हारुको और मौसी एनईरी उसका पूरा ख्याल रखती थीं। अगर एनईरी की बात करें तो वो पहले अपने पति और बेटे के साथ इंग्लैंड में रहती थीं, लेकिन मियाजावा परिवार के सेतागाया शिफ्ट होने के कुछ समय बाद ही दुर्भाग्य से उनके पति का निधन हो गया, जिसके बाद वो भी वहीं रहने आ गईं। क्योंकि दोनों घर एक दूसरे के इतने करीब थे कि एक घर की आवाज दूसरे घर में साफ सुनाई देती थी, इसलिए मिकियो ने इनके साथ मिलकर एक फैसला किया। उन्होंने दोनों घरों में साउंड प्रूफिंग करवा दी ताकि दोनों परिवारों की प्राइवेसी बनी रहे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। सेतागाया में बना उनका ये घर धीरे धीरे खुशहाल यादों से भर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मिकियो और यासुको आखिरकार अपनी जिंदगी के उस सुकून भरे दौर में पहुंच चुके हैं जिसका उन्होंने सपना देखा था। लेकिन जैसे जैसे साल 2000 करीब आया, मियाजावा परिवार के आसपास का माहौल पूरी तरह बदलने लगा। सेतागाया का वो इलाका जहां कभी 200 से भी ज्यादा परिवारों के आशियाने हुआ करते थे, अब वहां से लोग धीरे धीरे घर छोड़कर जाने लगे थे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर क्यों? दरअसल सेतागाया की बढ़ती आबादी को देखते हुए
मियाजावा परिवार के घर के ठीक पीछे स्थित मेट्रोपॉलिटन सोशिगाया पार्क के विस्तार का काम शुरू हो गया था। इसकी वजह से वहां भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी और शांति खत्म हो रही थी। पार्क की बढ़ती भीड़ की वजह से मियाजावा परिवार का शांत इलाका अब शोर शराबे और हंगामे का अड्डा बन चुका था। पार्क में आने वाले स्केटर्स अपनी बदतमीजियों के लिए बदनाम थे, लेकिन लोगों के इलाका छोड़ने की असली वजह कुछ और ही थी। दरअसल प्रशासन इस पार्क को और भी बड़ा बनाना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने वहां रहने वाले लोगों की जमीनें ऊंचे दामों पर खरीदनी शुरू कर दी थी। नतीजतन साल 2000 आते आते उस पूरे मोहल्ले में सिर्फ 4 परिवार बचे थे, जिनमें से 2 मियाजावा परिवार के ही थे। अधिकारियों ने कई बार उनसे घर खाली करने को कहा, लेकिन यासुको नहीं चाहती थी कि अचानक जगह बदलने से बच्चों पर बुरा असर पड़े। खासकर रेई की डेवलपमेंटल कंडीशन को देखते हुए शिफ्टिंग का फैसला लेना उनके लिए आसान नहीं था। आखिरकार काफी टालने के बाद दिसंबर 2000 में उन्होंने अपनी जमीन बेचने का फैसला किया, लेकिन शिफ्टिंग का वक्त मार्च 2001 तय किया गया ताकि बच्चों को एडजस्ट होने का समय मिल सके, यानी उन्हें वहां 4 महीने और बिताने थे। उस वक्त वो पूरा इलाका किसी घोस्ट टाउन जैसा सन्नाटे से भरा रहता था। आज सोचकर दुख होता है कि अगर मियाजावा परिवार ने दिसंबर में ही वो घर छोड़ दिया होता तो शायद आज वो सब जिंदा होते। न्यू ईयर ईव से कुछ दिन पहले मियाजावा हाउस के पास कुछ ऐसी अजीब चीजें होने लगी थीं जो आने वाली तबाही का इशारा कर रही थीं। मिकियो की कुछ असामाजिक तत्वों से अनबन हो गई थी। उन्होंने स्केटिंग पार्क में कुछ बदतमीज लड़कों को टोका था और जापान के बदनाम बोसोजोकू बाइकर गैंग के सदस्यों से भी उनकी बहस हुई थी। क्या पता उन्हीं में से कोई 30 दिसंबर की रात उस घर में दाखिल हुआ हो। डर का माहौल तब और बढ़ गया जब यासुको ने अपने घर के बाहर बार-बार एक अनजान कार को खड़ा देखा। उस सुनसान इलाके में जहां कोई और नहीं रहता था, उस कार का रोज वहां आना डरावना था। क्या कोई मियाजावा परिवार की जासूसी स्टॉकिंग कर रहा था? इतना ही नहीं, पिछले कुछ महीनों से उस इलाके में आवारा जानवरों को बेरहमी से चोट पहुंचाने की खबरें भी आ रही थीं। मुमकिन है कि वो कातिल का रिहर्सल रहा हो। अक्सर साइकोपैथ्स इंसानों का शिकार करने से पहले बेजुबान जानवरों पर अपना हाथ साफ करते हैं। पुलिस ने इन बातों को नोटिस तो किया, लेकिन कोई कड़ी जांच नहीं हुई। 31 दिसंबर को जब पुलिस उस घर में पहुंची तो वहां जापान के इतिहास की सबसे बड़ी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाली थी। लेकिन उस रात की गुत्थी सुलझाने के लिए मियाजावा हाउस के उस अजीब और मॉडर्न लेआउट को समझना बहुत जरूरी है। उस वक्त के हिसाब से ये घर काफी एडवांस था, जहां प्रॉपर सर्विलांस और मॉडर्न लॉक लगे थे। घर के एंट्रेंस के ठीक बगल में पार्किंग एरिया था, जहां से गैराज में जाया जा सकता था। जैसे ही आप मुख्य दरवाजे से अंदर कदम रखते तो पहली मंजिल फर्स्ट फ्लोर शुरू होती थी, जिसका इस्तेमाल क्राम स्कूल के लिए किया जाता था। वहीं स्टडी एरिया में उस रात मिकियो अपना काम कर रहे थे। इसके अलावा घर में एक रिसेप्शन रूम भी था, जहां कंप्यूटर और किताबों की अलमारियां रखी हुई थीं। इसी मंजिल के आखिर में वो सीढ़ियां थीं जो बीच वाली मंजिल मिडिल फ्लोर की तरफ जाती थीं। जैसे ही हम मिडिल फ्लोर पर पहुंचते हैं, एक छोटा कॉरिडोर आता है जिसके बाईं ओर बच्चों का कमरा था, जहां मासूम रई सो रहा था। इस कमरे के ठीक बगल में टॉयलेट और बाथरूम एरिया था और कॉरिडोर के दाईं ओर दीवार से सटी एक सीढ़ी लैडर थी जो सीधे एटिक की ओर जाती थी। इसी सीढ़ी के पास दूसरी सीढ़ियां भी थीं जो ऊपर दूसरी मंजिल की ओर ले जाती थीं। यहाँ एक बड़ा सा लिविंग रूम और उसके साथ किचन एरिया बना हुआ था। संक्षेप में कहें तो पहली मंजिल पर स्कूल चलता था, बीच वाली मंजिल पर बच्चों का कमरा और बाथरूम था, दूसरी मंजिल पर लिविंग रूम और किचन था और सबसे ऊपर एटिक बना हुआ था। पुलिस ने सबसे पहले एक संभावित टाइमलाइन तैयार की। नानी हारुको ने बताया कि उस रात करीब 11:30 बजे जब वो टीवी देख रही थीं, तो उन्हें मियाजावा के घर से कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आई थी। लेकिन साउंड प्रूफिंग की वजह से आवाज बहुत धीमी थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पुलिस का अंदाजा था कि शायद ये मिकियो के सीढ़ियों से गिरने की आवाज थी, क्योंकि उनकी लाश और वहां के निशानों से साफ था कि कातिल और मिकियो के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई थी। गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने माना कि सारी हत्याएं रात 11:30 से 12:05 के बीच की गईं। पुलिस को घर में जबरदस्ती घुसने, फोर्स्ड एंट्री का कोई निशान नहीं मिला, तो उन्होंने बारीकी से जांच शुरू की। उन्हें मिडिल फ्लोर के बाथरूम की एक खिड़की खुली मिली। साइज छोटा था, लेकिन एक दुबला पतला इंसान वहां से अंदर आ सकता था। पुलिस ने जब सीन रिकंस्ट्रक्ट किया तो पाया कि घर के फेंस और एसी यूनिट की मदद से वहां तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जिस कातिल ने अंदर घुसते वक्त इतनी सफाई दिखाई, अंदर आने के बाद उसने उतनी ही लापरवाही की। घर में बिखरे हुए आइसक्रीम के कप, चाय के खाली डिब्बे और तरबूज के छिलके गवाह थे कि कातिल वहां कई घंटों तक रुका रहा। उसने अपने पीछे सुराग मिटाने की कोई कोशिश नहीं की। खून से सने चाकू वहीं पड़े थे, यहां तक कि उसने अपने कपड़े और जूते भी वहीं छोड़ दिए। किचन में मिले खून से सने तौलिए बता रहे थे कि उसने खुद के जख्मों पर पट्टी करने की कोशिश की थी।
इतना ही नहीं, उसने टॉयलेट का इस्तेमाल किया और फ्लश तक नहीं किया, जिससे पुलिस को उसका डीएनए और फिंगरप्रिंट्स मिल गए। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये किसी रशियन का काम हो सकता है और वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। लेकिन एक सवाल सबको परेशान कर रहा था, अगर मकसद सिर्फ पैसा था तो उसने मासूम बच्चों को क्यों मारा? कीमती जेवर, क्रेडिट कार्ड्स और कैश सब अपनी जगह पर थे, बस स्कूल की फीस के 1,50,000 येन गायब थे। क्या इतने कम पैसों के लिए किसी ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, या फिर ये कोई पुरानी दुश्मनी थी? फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक कातिल राइट हैंडेड था। उसकी हाइट करीब 5 फीट 7 इंचेस थी और वो एथलेटिक शरीर का था। उसके कपड़े किसी स्केटिंग करने वाले टीनेजर जैसे थे, जिससे उसकी उम्र 15 से 22 साल के बीच अंदाजा लगाई गई। पुलिस ने हजारों पोस्टर छपवाए। अगले दिन एक सुराग मिला कि सुबह 5:30 बजे तोबू निको स्टेशन पर एक आदमी को देखा गया था, जिसके हाथ में गहरे जख्म थे। लेकिन पुलिस ने इस लीड को ये सोचकर छोड़ दिया कि कातिल रात में ही भाग गया होगा। यही वो 24 से 48 घंटे थे जहां पुलिस से बड़ी चूक हो गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने कातिल के सामान का विश्लेषण किया। उन्हें पता चला कि कातिल के जूते स्लाजेंगर ब्रांड के थे और उनका साइज 28 सेंटीमीटर था, जो उस वक्त जापान में मिलता ही नहीं था। ये जूते सिर्फ साउथ कोरिया में उपलब्ध थे। सबसे चौंकाने वाली बात कातिल के साइड बैग से मिली, जिसमें रेत सैंड के कण थे। जांच में पता चला कि वो रेत अमेरिका के नेवाडा डेजर्ट की थी, जो वहां के एडवर्ड्स एयर बेस के पास पाई जाती है। घटना के 100 दिन बाद घर के पास रहस्यमयी तरीके से एक जीजो स्टैचू मिली। यह मूर्ति बच्चों के रक्षक का प्रतीक मानी जाती है। 20 किलो की यह मूर्ति वहां पहले नहीं थी। पुलिस को शक था कि शायद कातिल ने ही पछतावे में इसे वहां रखा हो, लेकिन यह भी एक अनसुलझा राज बन गया। अंत में डीएनए रिपोर्ट आई, जिसने सबको चौंका दिया। कातिल की मां दक्षिण यूरोपीय सदर्न यूरोपियन मूल की थी और पिता पूर्वी एशियाई ईस्ट एशियन। यह डीएनए जापान में बहुत दुर्लभ था। इंटरपोल और 192 देशों की मदद के बावजूद वो कातिल एक साये की तरह गायब हो गया। ऐसा लगा मानो उसने वो तमाम सुराग जानबूझकर छोड़े थे ताकि पुलिस उलझी रहे। आज 25 साल होने को आए हैं। वो घर आज भी सील है और एक डरावनी जगह बन चुका है। सेइका मियाजावा आज भी इंसाफ की उम्मीद में पोस्टर बांटती हैं। जो ऑफिसर्स इस केस पर थे वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन मियाजावा परिवार के सवाल आज भी अधूरे हैं। मेरा मानना है कि कातिल कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि एक शातिर दिमाग इंसान था जिसने पुलिस को भटकाने के लिए अमेरिका और कोरिया के सुराग छोड़े। लेकिन उस मासूम परिवार की क्या गलती थी? यह सवाल आज भी जापान के इतिहास का सबसे बड़ा काला धब्बा है। आपको क्या लगता है, क्या ये कभी सुलझ पाएगा? अपना ख्याल रखें और अपने अपनों के करीब